कभी कभी लगता है जैसे किसी ने दुनिया का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। हाँ बिल्कुल। हर सुबह एक नई हेडलाइन, एक नई ऐप, एक नई बहस। ऐसा महसूस होता है कि कल की दुनिया आज ही पुरानी हो गई। हम सब एक बहुत ही तेज रफ्तार ट्रेन में हैं और नज़ारे इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सही बात है। आज हम इसी तेज रफ्तार बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प लेख लगा है जिसका नाम है वर्ल्ड इन मोशन, द इम्पेरेटिव टू अडेप्ट। और इसमें एक अजीब सी पहेली पर बात की गई है। टेक्नोलॉजी हमें पहले से कहीं ज्यादा जोड़ रही है, तो फिर हम अक्सर इतना अकेला और बिखरा हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ हमारा मकसद ये तय करना नहीं है कि ये बदलाव अच्छा है या बुरा, वो तो मतलब बहुत ही सपाट नजरिया होगा। हाँ। इसके बजाय हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदलाव की मशीनरी काम कैसे कर रही है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं और ये हमारी सोच, हमारे काम और हमारे रिश्तों को अंदर तक कैसे बदल रही हैं। सवाल रुकने का नहीं है, सवाल है कि इस बहाव के साथ तैरा कैसे जाए। बिल्कुल। तो चलिए इस टॉपिक की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस इंजन की जो इस पूरी ट्रेन को खींच रहा है, टेक्नोलॉजी। अब ये तो सब जानते हैं कि हम चिट्ठियों के जमाने से निकलकर वीडियो कॉल तक आ गए हैं, लेकिन इस लेख का तर्क है कि इस बार का बदलाव पहले के बदलाव से अलग है। वो कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहले भी बड़े बदलाव हुए हैं। प्रिंटिंग प्रेस आया, औद्योगिक क्रांति हुई, लेकिन उनमें और आज में एक बुनियादी फर्क है। अच्छा। लेखक इसे बदलाव की रफ्तार का तेज होना कहते हैं। मतलब सिर्फ नई चीजें नहीं आ रही हैं, बल्कि नई चीजों के आने की जो स्पीड है वो भी लगातार बढ़ रही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदलाव की मशीनरी काम कैसे कर रही है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं और ये हमारी सोच, हमारे काम और हमारे रिश्तों को अंदर तक कैसे बदल रही हैं। सवाल रुकने का नहीं है, सवाल है कि इस बहाव के साथ तैरा कैसे जाए। बिल्कुल। तो चलिए इस टॉपिक की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस इंजन की जो इस पूरी ट्रेन को खींच रहा है। आज हम हर 5 साल में एक बिल्कुल नई दुनिया देख रहे हैं। और शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई है। हम ये शब्द हर जगह सुनते हैं, रोबोट, सेल्फ ड्राइविंग कारें, लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ इंसानों जैसी मशीनें हैं या लेखक इसका कोई और मतलब भी बताते हैं? लेखक के मुताबिक एआई का सबसे बड़ा असर वो नहीं है जो हमें दिखता है, बल्कि वो है जो हमें नहीं दिखता। एआई आज एक अदृश्य शक्ति की तरह काम कर रहा है जो हमारी पसंद को आकार दे रही है। कैसे? जैसे आज सुबह आपने कौन सी खबर पढ़ी, दोपहर में कौन सा गाना सुना या शाम को ऑनलाइन क्या खरीदा, बहुत हद तक ये फैसले एआई से चलने वाले एल्गोरिदम ने आपके लिए पहले ही तय कर दिए थे। ओह! ये एक ऐसा टूल नहीं है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें धीरे धीरे समझने और प्रभावित करने लगा है। ये तो थोड़ी डरावनी बात है। मतलब हमें लगता है कि चुनाव हम कर रहे हैं, लेकिन असल में कोई और हमारे लिए रास्ते बना रहा है। सही पकड़ा आपने। इसने तो हमारे और टेक्नोलॉजी के रिश्ते को ही बदल दिया है। बिल्कुल। लेख में एक बहुत अच्छी तुलना की गई है। एक हथौड़ा एक टूल है, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन एक सोशल मीडिया एल्गोरिदम एक अलग तरह का टूल है। वो सिर्फ हमारे आदेश का इंतजार नहीं करता, वो हमारे व्यवहार से सीखता है और फिर हमें वैसे ही कंटेंट दिखाता है जिसमें हम और उलझ जाएं। अच्छा। तो सवाल ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि कहीं टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल तो नहीं कर रही। वाह, ये सोचने वाली बात है। और अगर टेक्नोलॉजी हमारी पसंद और हमारे ध्यान को इस तरह से कंट्रोल कर रही है, तो इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर तो बहुत गहरा पड़ रहा होगा। यकीनन। बिल्कुल। और यहाँ से बात हमारी जीवन शैली पर आती है। लेख में एक बहुत ही सटीक लाइन है, पहले तस्वीरें यादों के लिए खींची जाती थीं, आज दिखावे के लिए। हाँ, ये तो है। ये लाइन पढ़कर तो मुझे अपना ये इंस्टाग्राम फीड याद आ गया। कभी कभी लगता है कि हम जिंदगी जी नहीं रहे, बल्कि उसे दूसरों के लिए डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और इसके पीछे सिर्फ दिखावा नहीं है, इस विश्लेषण में इसे तात्कालिकता का मनोविज्ञान कहा गया है, मतलब साइकोलॉजी ऑफ इमीडिएसी। ओके। जब टेक्नोलॉजी हमें हर चीज तुरंत देने लगती है, खाना, टैक्सी, जानकारी, मनोरंजन, तो हमारे दिमाग की इंतजार करने की आदत छूट जाती है। धैर्य एक पुरानी बात लगने लगती है। हमें हर चीज अभी चाहिए, इसी पल। तो इसका मतलब ये सिर्फ हमारी आदतें नहीं बदल रहा, ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका ही बदल रहा है। ये सिर्फ व्यस्त होने के बारे में नहीं है। हाँ बिल्कुल। जब हमें तुरंत संतुष्टि की आदत पड़ जाती है, तो उन चीजों में मन लगाना मुश्किल हो जाता है जिनमें समय और मेहनत लगती है।
जैसे कोई किताब पढ़ना, कोई नया हुनर सीखना, या किसी रिश्ते को गहरा बनाना। सही कहा। इन सब में धैर्य चाहिए और हमारा नया डिजिटल दिमाग धैर्य खोता जा रहा है। इसी से वो एक लगातार बेचैनी पैदा होती है जिसे हम फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। कहीं मैं कुछ पीछे तो नहीं छूट रहा। ये तो एक अंतहीन दौड़ की तरह है। बिल्कुल। और इस दौड़ का असर हमारे रिश्तों पर कैसे पड़ रहा है, क्योंकि यहीं पर वो पहेली वापस आती है जिससे हमने शुरुआत की थी। हमारे पास कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब अनगिनत टूल्स है। हम एक क्लिक पर किसी से भी बात कर सकते हैं। तो फिर वो जुड़ाव, वो गहराई कम क्यों होती जा रही है? इसका जवाब लेखक कनेक्शन और कम्युनिकेशन के फर्क में देते हैं। अच्छा। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन यानी बातचीत को बहुत आसान बना दिया है। हम दिन भर में सैकड़ों मैसेज भेजते और रिसीव करते हैं, लेकिन कनेक्शन यानी जुड़ाव एक अलग चीज है। जुड़ाव के लिए सिर्फ बात करना काफी नहीं होता, एक दूसरे को सुनना, समझना और महसूस करना जरूरी होता है। और इस तेज रफ्तार दुनिया में हमारे पास बात करने का तो समय है, पर शायद ध्यान से सुनने का नहीं। तो क्या लेखक ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन दोस्ती या रिश्ते असली नहीं होते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि वो एक और दिलचस्प फर्क बताते हैं, मजबूत रिश्ते और कमजोर रिश्ते। मतलब स्ट्रॉन्ग टाइज और वीक टाइज। ओके। मजबूत रिश्ते हमारे परिवार और करीबी दोस्तों के होते हैं, कमजोर रिश्ते हमारे ऑनलाइन फॉलोअर्स या जान पहचान वालों के। टेक्नोलॉजी हमें हजारों कमजोर रिश्ते बनाने में मदद करती है, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। हाँ, इससे हमें अलग अलग तरह के लोगों और विचारों तक पहुंच मिलती है। सही। लेकिन इसमें कोई लेकिन जरूर होगा। लेकिन चुनौती ये है कि हम अक्सर इन कमजोर रिश्तों की संख्या को ही अपनी सामाजिक सफलता मान लेते हैं। हम लाइक्स और कमेंट्स की गिनती में इतना खो जाते हैं कि उन मुट्ठी भर मजबूत रिश्तों को समय देना भूल जाते हैं जिन्हें असल में देखभाल की जरूरत होती है। 1000 लाइक्स उस एक गहरी बातचीत की जगह नहीं ले सकते जो आप अपने दोस्त के साथ आमने सामने बैठकर करते हैं। तो विरोधाभास ये है कि हमारी ऑनलाइन दुनिया जितनी बड़ी होती जाती है, हमारी असल दुनिया उतनी ही सिमट सकती है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सब सुनकर थोड़ा भारी भी लग रहा है। अगर बदलाव इतना गहरा और तेज है और इसे रोका नहीं जा सकता, तो एक आम इंसान के तौर पर हम करें क्या? क्या इस लेख में इस भूल भुलैया से निकलने का कोई रास्ता भी दिखाया गया है? हाँ, और रास्ता बदलाव को रोकने या उससे डरने में नहीं है, बल्कि उसे समझने में है। लेख में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, अनुकूलनशीलता या अडेप्टेबिलिटी। ओके। लेकिन इसका मतलब सिर्फ नई ऐप चलाना सीख लेना नहीं है। इसका मतलब है एक नया माइंडसेट अपनाना। और ये नया माइंडसेट क्या है? जो पुरानी सलाह है कि समय के साथ बदलो वरना पीछे रह जाओगे, क्या ये उससे कुछ अलग है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। पीछे रह जाने का डर तो हमें बस और तेज दौड़ाता है। सही बात है। लेखक का तर्क है कि असली लक्ष्य दौड़ जीतना नहीं, बल्कि अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना है। अगर आप उन ताकतों को नहीं समझते जो आपकी दुनिया को आकार दे रही हैं, तो वो ताकतें आपको कंट्रोल करने लगती हैं। तो पहला कदम है जागरूक होना। ये पूछना कि मैं जो पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं या महसूस कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं? क्या ये मेरा अपना चुनाव है या किसी एल्गोरिदम का नतीजा? तो पहला कदम हुआ जागरूकता। लेकिन सिर्फ जानने से क्या होगा? क्या इस जानकारी को इस्तेमाल करने का कोई ठोस तरीका भी बताया गया है? हम रोजमर्रा की जिंदगी